मानव स्वभाव है, ये मनुष्य का ऐसा स्वभाव है कि अगर आप उसे असीम शक्ति दे दें तो वो जो है अहंकारी हो जाता है। बहुत बिरले मनुष्य हैं जो बच पाते हैं इससे। इवन अगर आप अपने पौराणिक शास्त्रों पर विश्वास करो तो देवताओं तक में घमंड आ जाता था, ज़्यादा शक्ति पाके, ज़्यादा पावर पाके। तो मोदी जैसा एक व्यक्ति, जिसकी कथा मैंने शुरू में ही बताई ही कि वो किस चाल चरित्र के व्यक्ति हैं, तो उसके में अहंकार न आए ये कैसे सोचा जा सकता है। तो मेरा कुल कहने का मतलब है कि आज देश में परिवर्तन की ज़रूर ज़रूरत है। लोकतंत्र में परिवर्तन होता भी रहना चाहिए। यही लोकतंत्र का चरित्र है, यही लोकतंत्र का स्वभाव है और यही लोकतंत्र के बचे रहने की शर्त है। लोकतंत्र में परिवर्तन ना हो तो लोकतंत्र मर जाता है रुके हुए पानी की तरह। जैसे अगर पानी को आप किसी तालाब में रोक दें तो वो सड़ जाएगा। वही पानी जब नदी में एज ए फ्लो बहता रहता है तो वो परिवर्तित होता रहता है और वो सड़ता नहीं है। तो कुल लोकतंत्र की यही स्थिति है देश के, और मैं चाहता हूँ कि इस देश में परिवर्तन हो। और मैं देशवासियों से भी अपील करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि विचार करिए कि हमारे सामने विकल्प क्या है और हम परिवर्तन करें तो कैसे करें। और जहाँ तक बात रही विपक्ष की या फिर एक विकल्प की, तो मैं देश के उन तमाम राजनीतिक दलों के जो छोटे बड़े हैं, जो भाजपा के अतिरिक्त जो भी दल हैं, वो सब, जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर वो सारे दल बिना शर्त राहुल गांधी को एज ए प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट करें और उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ें, यानी कि प्री पोल अलायंस में चुनाव लड़ें, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से जो है देश में परिवर्तन लाया जा सकता है। और कोई दूसरा विकल्प मुझे नहीं दिख रहा है। किसी तीसरे मोर्चे या चौथे मोर्चे की जो भी बातें चल रही हैं वो निरर्थक है, उनका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। अगर इस देश में परिवर्तन चाहने वाले जो लोग भी हैं, जो लोग भी चाहते हैं, जिन लोगों को भी लगता है कि देश का लोकतंत्र खतरे में जा रहा है, तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है मोदी टीम के नेतृत्व में, उन सभी लोगों को चाहिए कि वो राहुल गांधी को एज ए प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट करें और उनके पीछे बिना किसी शर्त चुनाव में जाएं, और आप देखेंगे कि परिवर्तन निश्चित होगा। तो कुल मिला के अंत में जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं ये संदेश राहुल गांधी जी को दिए हैं कि राहुल गांधी जी, अगर आप तक मेरी ये बात कहीं से पहुँचे, वैसे मैं पत्र लिखने की भी कोशिश करूँगा आपको इस विषय पर, तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि भारत हिंदुओं का देश रहा है और पिछले कुछ दशकों में हिंदुओं के प्रति सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि जो छोटी छोटी पार्टियां, रीजनल पार्टियां उभरी हैं, उन्होंने भी इस कार्ड को खेला है। मुसलमानों को खुश करने के लिए, उनको तुष्टिकरण करने के लिए जो है ढेर सारी सुविधाएं दी और जिसका नाजायज़ फ़ायदा मुसलमानों ने हमेशा उठाया और समाज में जो है दंगे आदि होते रहे, जिससे हिंदू समाज बहुत ही रुष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हिंदू समाज की इसी नाराज़गी का फ़ायदा भाजपा लगातार उठा रही है और आगे भी उठाती रहेगी यदि आप लोग अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करेंगे। तो मैं राहुल गांधी जी से कहना चाह रहा हूँ स्पेशली कि अगर आपको भारत की सत्ता में आना है, इफ़ यू वांट टू रूल द कंट्री अकॉर्डिंग टू योर विज़न एंड मिशन, जैसा कि मैं समझता हूँ आपके पास अच्छा विज़न है, यू हैव अ ग्लोबल थॉट विद इन यू, इनसाइड योर माइंड, तो आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत हिंदुओं का राष्ट्र है। भले ही संविधान में इसे धर्मनिरपेक्ष कहा गया है, वो भी धर्मनिरपेक्ष असल में संविधान निर्माताओं ने नहीं कहा है, कांग्रेस ने ही इस शब्द को बाद में संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा है। असल में बंटवारा जो है हिंदू और मुस्लिम के नाम पर हुआ था। तो इस देश में मुसलमान रह गए, ठीक है, अब रह गए तो रह गए, लेकिन उन मुसलमानों को सोचना चाहिए कि ये हिंदुस्तान हिंदुओं के हिस्से में मिला था
और एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए, एक सबसे महत्वपूर्ण स्थल राम जन्मभूमि। राम हिंदुओं के आराध्य देव हैं, और उस मंदिर को पाने के लिए अपने देश में जो उनके हिस्से में मिला था हिंदुस्तान, हिंदुओं को कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी। ये बेहद शर्म का विषय है अगर कहा जाए तो। दुनिया के किसी भी देश में ऐसा संभव नहीं है कि धर्म के नाम पे बंटवारा हो, और जिस धर्म वालों को जो हिस्सा उनको मिला हो उसमें उनको अपने आराध्य देव के मंदिर को बनवाने के लिए इतना लड़ना पड़े। और जो लोग असल में यहाँ से निष्कासित कर दिए गए थे या फिर जिनको जाने के लिए कह दिया गया था, वो इतना अड़ जाएं, इतना लड़ जाएं, तो कुल मिला के ये तुष्टिकरण की जो भी राजनीति रही है वो अच्छी नहीं रही है, और उसी की कीमत जो है कांग्रेस आज चुका रही है। तो राहुल गांधी जी से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप भारत की सत्ता में आना चाहते हैं तो आपको सार्वजनिक रूप से कभी आप आइए मंच पे और भारत की जनता को संबोधित करिए और कहिए, उससे आश्वासन दीजिए उसे कि कांग्रेस पार्टी में पीछे जो लोग भी रहे हैं उन्होंने तुष्टिकरण के नाम पे जो कुछ भी किया है, जिस ढंग की भी नीतियाँ चलाई थी, हम उससे कतई विश्वास नहीं करते हैं। यानी आप कहिए कि आप उस प्रकार की तुष्टिकरण की नीति पे नहीं चलेंगे और आप किसी एक वर्ग, जाति, धर्म विशेष को सिर्फ वोट की राजनीति के चलते बढ़ावा नहीं देंगे, जिससे इस प्रकार की वैमनस्यता और बढ़े। तभी जाकर आप इस देश को रूल कर सकते हैं। अन्यथा आज इस देश के 80 करोड़ हिंदू, लगभग सबके मन में ये है कि हिंदुओं को दबाया गया है, हिंदुओं को दबाया जा रहा है वोट के चलते। तो ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा और ये आश्वासन आपको देना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूँ कि आप ये करिए, फिर देखिए कैसे देश की जनता आपको हाथों हाथ लेती है, और उसका फ़ायदा इस देश के लोकतंत्र को भी होगा, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से लोकतांत्रिक स्वरूप में विश्वास करती रही है। भले ही कभी इमरजेंसी लगी थी, वो छड़ी चीज़ें हैं, बस ओवरऑल जो है परिवर्तन की ज़रूरत है, और कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है जो इस देश में जो है परिवर्तन की अगुवाई कर सकती है। तो फिर जाते जाते यही बड़ी अपील रहेगी देश की जनता से कि किसी को बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि किसी व्यक्ति की जो काबिलियत होती है, जो क्षमता होती है, उसके लिए 10 साल बहुत होते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए। मोदी जी के पास जो भी आइडियाज़ थे, जो भी उनका कैलिबर था, चलिए ठीक है, मान लेते हैं, आप सब लोग मानते हैं, तो वो महान अवतारी पुरुष हैं, लेकिन 10 साल रह चुके हैं सत्ता में। अब उनके पास जो क्षमता थी वो कर चुके हैं। अब मोदी जी से इस देश को तो मुक्त होना ही चाहिए। भले ही भाजपा रहे, मैं इससे नहीं इनकार कर रहा हूँ, लेकिन शीर्ष नेतृत्व में बदलाव होना चाहिए और एक बदली सी राजनीति देश के सामने आनी चाहिए। तो ये तो होना ही चाहिए, मेरा जो व्यक्तिगत मत है उसके हिसाब से। और आप सबको सोचना चाहिए कि लोकतंत्र का स्वरूप ही बदलाव है, बदलते रहना ही लोकतंत्र है। किसी को बार बार विधायक बनाना, किसी को बार बार सांसद बनाना, किसी को बार बार मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाना, ये कभी भी सफल नहीं रहा है। आप ढेर सारे एग्जाम्पल्स देख लीजिए, बंगाल के एग्जाम्पल देख लीजिए, वहाँ के वो चीफ मिनिस्टर जो कम्युनिस्ट के थे, वो 5 बार 6 बार हुए, क्या कर लिया उन्होंने। आज बंगाल की क्या हालत है। बंगाल सबसे कह सकते हैं कि अविकसित प्रदेशों में एक है। कोलकाता कभी बिजनेस का हब हुआ करता था, उस कोलकाता को उस 5 बार 6 बार के चीफ मिनिस्टर ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया कि आज कोलकाता का कोई नाम लेने वाला नहीं, वो ध्वस्त हो गया एक तरह से आप कह सकते हैं। तो यही हर जगह होता है। आप कई जनपदों में देखेंगे, हमारे ही जनपद में एक विधायक जी हैं, 6-7 बार से 8 बार से विधायक बन रहे हैं। क्या कर लिया उन्होंने, जितना उन्होंने शायद पहली बार में किया था उतना ही 7वीं बार में भी वहीं पर रुके हुए हैं, क्योंकि जो क्षमता होती है, जो विचार होता है, जो आइडियाज़ होती हैं, वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं पहली दूसरी बार में ही। तो मेरा कहने का मतलब है कि मोदी जी ने जो करना था कर चुके हैं। अब उनके पास नया कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं सिवा राजनीति के। कुछ राजनीतिक मुद्दों को इधर से उधर कर सकते हैं, बस इसके सिवा उनके पास कोई विज़न शेष नहीं बचा है जिसके लिए हम उनको एक बार फिर से अवसर दें।
किसी नए को आने दीजिए, नए विज़न के साथ, नए मिशन के साथ, नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ। उसी में हमारे देश की भलाई है, हमारी भलाई है, हमारे देश के लोकतंत्र की भलाई है, हमारे देश के संविधान की गरिमा उसी में है। तो आइए सब मिलकर इस पे मंथन करें, विचार करें और अगला जो 2024 का चुनाव आ रहा है उसके लिए मन बनाएं कि हमारे देश के लिए क्या हितकर है, हमारे समाज के लिए क्या हितकर है, हमारे लोकतंत्र के लिए क्या हितकर है। जय हिंद। थैंक यू।